दोस्तों, आज फिर अपन हाजिर हैं वन शॉट वीडियो सीरीज के साथ। क्लास 12 के द इम्पोर्टेंट नोट्स पूरे लेके आए हैं। अपन कंप्लीट चैप्टर करने वाले हैं। आज का चैप्टर हमारा होने वाला है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो जैसा कि चैप्टर की हेडिंग है, पहले समझते हैं विकिरण। वे किरणें जो अपने संचरण के साथ साथ ऊर्जा भी संचरित करती है, विकिरण कहलाती है। अर्थात किसी भी रे के अंदर अगर ऊर्जा भी साथ में ट्रांसफर हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, विकिरण। और द्रव्य क्लास 9th की डेफिनेशन अपन ने पढ़ रखी है। प्रत्येक पदार्थ का वह रूप जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, यानी कि 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 किलो, 100 किलो, क्विंटल, कितना भी, लेकिन द्रव्यमान होना चाहिए। तथा जो कुछ न कुछ आयतन यानी कि जगह घेरता है, द्रव्य कहलाता है। यानी जगह, जैसे इस पेन ने अपनी जगह ले ली और इसका जैसे 5 ग्राम के आसपास वजन भी है, तो इस प्रकार का पदार्थ क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। द्वैत प्रकृति का मतलब क्या समझे। दोनों ही द्वैत प्रकृति दिखाते हैं। पहले द्वैत प्रकृति का मतलब समझते हैं दो रूप। एक होता है कण रूप, जैसे ये कण है, और एक होता है ऊर्जा तरंग रूप। जैसे तरंग के रूप में ये लाइट आ रही है, अपन को दिख रही नहीं है, लेकिन उसी लाइट के कारण अपन इसको देख पा रहे हैं। जैसे मैं लाइट को रोकता हूँ तो ये मेरे हाथ की परछाई है, उसके पीछे वाला नहीं दिखता, परछाई बन रही है ना, दिखी। तो इस प्रकार के क्या, हर चीज के दो रूप होते हैं, एक कण रूप, एक तरंग रूप। इस अध्याय में हम विकिरण तथा द्रव्य दोनों के दोनों रूपों का अध्ययन करेंगे। ये स्टार्ट पॉइंट होने वाला है अपना। अब जैसा कि एनसीईआरटी में वो ने भूमिका को समझा दिए, ये रहा एनसीईआरटी, ये चैप्टर। भूमिका के बाद में तुरंत हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का मीनिंग क्या है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का मीनिंग है किसी भी धातु सतह से विभिन्न प्रक्रमों द्वारा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। यानी किसी भी मेटल सरफेस के अंदर कोई भी अगर अपने पास धातु की सतह पड़ी है, ये कोई भी अगर अपन मान लो यहाँ पे क्या है, मेटल धातु, तो धातु पर अपन को क्या पता पाया जाता है, अपन को पता है क्या पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इन मुक्त इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालना, ठीक है, आउट फ्रॉम मेटल, धातु से बाहर निकालने, किस कैसे भी गर्म करके OX किसी भी प्रक्रम से, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। 3 प्रकार का सिलेबस में दे रखा है। वैसे चौथा एक प्रकार और होता है, वो IIT JEE या फिर नीट की प्रिपरेशन के लिए पढ़ते हैं। अभी अपन NCERT अकॉर्डिंग 3 प्रकार का ध्यान में रखेंगे। पहला क्या है, तापायनिक उत्सर्जन। उपयुक्त ताप पर किसी पदार्थ को धातु को गर्म करके उससे इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रक्रम तापीय उत्सर्जन कहलाता है। उसके बाद में होता है विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। किसी धातु सतह पर प्रबल विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र उत्सर्जन बोलो चाहे विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन बोलो, एक ही बात है। किसी धातु सतह पर प्रबल विद्युत क्षेत्र को आरोपित करके उससे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला जाता है, यह प्रक्रम क्षेत्र उत्सर्जन कहलाता है। पूरी डेफिनेशन ऐसे हो गई। और विद्युत क्षेत्र का अमाउंट कितना होता है, 10⁸ वोल्ट पर मीटर, 10⁸ वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। उसके बाद में आता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, जो इस चैप्टर की नीड है, द इम्पोर्टेंट पार्ट है। पूरा चैप्टर लगभग इसी पे फोकस है। किसी धातु सतह पर उपयुक्त आवर्ती का प्रकाश आरोपित करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश जनित इलेक्ट्रॉन यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के अंदर क्या होता है, इसको ध्यान से समझते हैं अपन। जैसे हमारे पास में कोई भी क्या है, मेटल धातु है, अब इसको अपन क्या डाल रहे हैं, इसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसको बोलते हैं अपन प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ये समझा। अब प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का दूसरा रूप क्या नाम दे दिया, और कुछ नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पूरा का पूरा वही है, प्रकाश विद्युत प्रभाव नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, मैंने नोट्स में सारे डायग्राम बनाए हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, नोट्स ही सफिशियंट है बोर्ड में पूरे मार्क्स दिलाने के लिए, हर चैप्टर के लिए। जब किसी धातु की प्लेट पर एक न्यूनतम आवर्ती का प्रकाश डालता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को रीड भी कर रहे हैं, तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का बाहर उत्सर्जन होता है, इसे ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जो मैंने पहले समझाया वही है पूरा का पूरा। किसी धातु सतह पर एक फिक्स आवर्ती का प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाता है। इसके लिए फिक्स आवर्ती का मान होता है देहली आवृत्ति। प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है देहली आवृत्ति कहलाता है, इसे न्यू नॉट कहते हैं। देहली आवृत्ति का मतलब क्या होता है, जैसे दृश्य प्रकाश के अंदर अपन बात करें, दृश्य प्रकाश VIBGYOR, तो इसमें आवर्ती का क्रम क्या रहता है, सबसे ज्यादा वॉयलेट का रहता है। ये क्या है, आवर्ती का क्रम, आवर्ती का क्रम। अब अपन लाते हैं धातु A,
ये धातु ए कहती है कि मैं जी यानी ग्रीन प्रकाश की आवृत्ति पर उत्सर्जन दूंगी, जी पर उत्सर्जन देगी। ये इसकी दहली आवृत्ति होगी। जी की जो आवृत्ति है न्यू जी, ये इसकी दहली आवृत्ति है, न्यू जी नॉट लिख देते हैं। तो ये इससे ज्यादा आवृत्ति वाले प्रकाश पर तो उत्सर्जन दिखाएगा, यानी कि V, I, B प्रकाश उत्सर्जन देखिए, प्रकाश उत्सर्जन देंगे। परंतु अगर अपन इस पर येलो कलर की लाइट या ऑरेंज कलर की लाइट या रेड कलर की लाइट डालेंगे, प्रकाश उत्सर्जन नहीं होगा, प्रकाश उत्सर्जन नहीं होगा। ये दहली आवृत्ति का मेन मीनिंग है कि उससे ज्यादा आवृत्ति वाले प्रकाश पर तो प्रकाश उत्सर्जन होगा, लेकिन उससे कम आवृत्ति वाले प्रकाश पर कोई उत्सर्जन नहीं होगा। इसीलिए वीडियो देखना जरूरी होता है कि एक पॉइंट अपन समझते हैं दहली आवृत्ति का फंडा के लिए। उसके बाद में आता है कार्यफलन। कार्यफलन क्या है? ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जो किसी इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से बाहर निकलने के लिए चाहिए, कार्यफलन कहलाता है। कार्यफलन को W0 और NCERT में किससे दिखाया गया है? NCERT में फाई नोट से दिखाया गया है। फाई नोट से दिखाते हैं W0 इक्वल टू H न्यू नॉट, जहाँ H प्लांक नियतांक है, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड, और न्यू नॉट दहली आवृत्ति है। सीजियम का कार्यफलन अधिकतम न्यूनतम होता है तथा प्लेटिनियम का कार्यफलन अधिकतम होता है, ये ध्यान। अब आते हैं, अपन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझ लिया, अब आते हैं अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, यानी एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं। तो वही डायग्राम है, ये धातु की सतह हो गई, धातु की प्लेट A, धातु की प्लेट B, ये निर्वातित कांच की नलिका बना दी है और इस पर क्या डाल रहे हैं? सूर्य का प्रकाश। जैसे ही प्रकाश डाला, इलेक्ट्रॉन निकल के इस धातु से इस धातु की तरफ आ रहे हैं और इसे ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब इसको समझेंगे भी, एकदम पूरा चित्र वगैरह सब बना के रखे हुए हैं आपके लिए, इससे ऊपर कुछ भी नहीं जानने वाला है। तो जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, नलिका में दो धातु की प्लेटें C तथा A है। प्लेट C पर जब प्रकाश गिरा जाता है, प्लेट C पर प्रकाश आ रहा है, ये दिख रहा है हमारे सामने, प्रकाश गिरा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस परिपथ में वोल्ट मीटर तथा अमीटर बैटरी व जुड़ी हुई है। ये रहा वोल्ट मीटर जो विभव को नापता है, ये रहा अमीटर जो विद्युत धारा को नापता है, और ये रही बैटरी जो करंट सप्लाई करती है, जुड़े हुए हैं। तथा हम देखते हैं कि कुंजी को खुला होने पर वोल्ट मीटर व अमीटर में अल्प विक्षेप आता है। कुंजी का खुला होने का मतलब बैटरी अभी अपन ने नहीं लगाई है, तो भी वोल्ट मीटर और अमीटर में क्या आता है? अल्प विक्षेप आता है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इनमें विक्षेप आया, इसका मतलब क्या है? विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तथा इसी घटना को विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अर्थात अपन ने कोई बैटरी नहीं लगाई, फिर भी क्या हुआ? प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न हुआ, यानी प्रकाश डालने पर विद्युत धारा का उत्पन्न हुआ। प्रकाश विद्युत प्रभाव का मेन मीनिंग इतना ही है, प्रकाश आपतित करने पर विद्युत धारा का प्रवाह होना। अब अपन नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। एकदम अच्छे से समझिए, वीडियो को स्लो कर लीजिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में नहीं आए तो कमेंट कर कीजिए। बस इससे ऊपर कुछ नहीं करना। बोर्ड्स में नंबर लाने का ये ऐसा समझ लो कि लास्ट मौका है आप सबके पास। तो अब क्या है? प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति व बैटरी का विभव नियत रख दिया जाए, यानी अभी अपन किसको चेंज कर रहे हैं? केवल और केवल तीव्रता को। आपतित प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश विद्युत धारा दोनों एक दूसरे के सीधे समानुपाती होती है। जितना ज़्यादा प्रकाश की तीव्रता होगी, जैसे इस कमरे में मैं 10 लाइटें और जगा दूं तो और ज़्यादा रोशनी होगी, तो जितनी ज़्यादा प्रकाश की तीव्रता होगी उतनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा, करंट। और इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे प्रकाश बढ़ाएंगे वैसे वैसे उस धातु में से, पहले इस धातु में से मान लो एक प्रकाश पे 5 इलेक्ट्रॉन, एक लट्टू पे 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, एक लट्टू पे बल्ब पे 5 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे 2 बल्ब किए, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह से तो धारा उत्पन्न होती है। इसका मतलब प्रकाश की तीव्रता पे धारा का मान बढ़ता है और ये सीधे समानुपाती होती है। तो तीव्रता पे धारा का प्रभाव तो सीधा हो गया। अगली हेडिंग आती है प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव। विभव का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है? यदि प्लेटों के मध्य आवर्ती और तीव्रता को नियत रख दिया, अब केवल विभव के बारे में पढ़ना है, आवर्ती और तीव्रता को नियत रखिए, तथा जब बैटरी का विभव शून्य हो, यानी बैटरी का विभव शून्य, इस पॉइंट पे शून्य है,
तो भी कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी ऊर्जा अधिक है, प्लेट अधिक वेग से प्लेट सी से ए की ओर आते हैं और अल्प मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। ये रहा, धारा का कुछ ना कुछ मान प्राप्त हो रहा है। तथा जब हम बैटरी का विभव लगातार कम करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, अतः धारा के मान में कमी आती है। यानी कि अगर अपन विभव कम करें तो कंटिन्यू धारा के मान में कमी आ रही है। निरोधी विभव, एक ऋणात्मक विभव पर विद्युत धारा का मान शून्य होता है। इस पॉइंट पर विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। इसे ही निरोधी विभव कहते हैं। यह विभव अधिकतम गतिज ऊर्जा के तुल्य होता है। क्योंकि अपन को पता है इलेक्ट्रॉनों की गति अधिकतम थी, उसको धीरे धीरे कम किया तो सारी की सारी गतिज ऊर्जा विभव में बदल गई, तो यह गतिज ऊर्जा के तुल्य होता है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही गति कर रहे थे। तो के उच्च इक्वल टू ईवी नॉट, ये फॉर्मूला अपन को याद रखना होता है। अब ये हो गया टॉपिक आराम से, जिसमें साथ में निरोधी विभव भी हो गया। अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। पढ़ना बस इतना ही है, ये समझ लीजिए। इतना पढ़ लिया, बोर्ड में पूरे नंबर है। निरोधी विभव पर आपतित विकिरण की आवृत्ति का प्रभाव। हमें आपतित विकिरण की भिन्न भिन्न आवृत्तियों पर निरोधी विभव के मान भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, परंतु संतृप्त धारा का मान एक ही प्राप्त होता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा आपतित विकिरणों की आवृत्ति पर निर्भर करती है। उच्चतर आवृत्ति के लिए निरोधी विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है। चित्र से स्पष्ट है कि अगर आवृत्तियां न्यू 3 न्यू 1 इस प्रकार है तो निरोधी विभव भी इस प्रकार होंगे। अर्थात अगर अपन केवल आवर्ती बदल रहे हैं तो आवर्ती पर तो धारा का मान तो वही रहेगा, क्योंकि आवर्ती पर केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं। इलेक्ट्रॉनों की क्या बढ़ती है? गतिज ऊर्जा, संख्या नहीं। तो अब संतृप्त धारा का मान एक ही होगा, लेकिन अलग अलग आवर्तियां करेंगे तो निरोधी विभव उस पर निर्भर करता है, तो निरोधी विभव के अलग अलग मान प्राप्त होंगे। अधिक आवर्ती पर अधिक निरोधी विभव ऋणात्मक, कम आवर्ती पर कम निरोधी विभव ऋणात्मक, यानी ये इस पे डिपेंड करता है। अब थोड़ा एक और ग्राफ बनाते हैं। अतः अपन ने समझ लिया कि निरोधी विभव और आवर्ती एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, अतः निरोधी विभव और आवर्ती के मध्य निम्न ग्राफ प्राप्त होगा। ये दोनों एक दूसरे के सीधे समानुपाती है, तो सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होगा। ये रहा ग्राफ, और अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग ग्राफ प्राप्त होता है। धातु ए के लिए ये रहा ग्राफ, धातु बी के लिए ये रहा, सीधे यानी रेखीय रूप से ग्राफ प्राप्त होता है। ये निरोधी विभव का ग्राफ, ये आपतित विकिरण की आवर्ती का ग्राफ। स्टार पॉइंट ये है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति यदि दहलीय आवृत्ति से कम हो तो प्रकाश प्रभाव नहीं होगा। आपतित प्रकाश की आवृत्ति यदि दहलीय आवृत्ति के बराबर हो, उस पॉइंट में निरोधी विभव का मान कितना होता है? शून्य होता है। और यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहलीय आवृत्ति से अधिक हो तो निरोधी विभव का मान ऋणात्मक होता है। ये रहा, इस कंडीशन में अधिक ऋणात्मक। और प्रकाश विद्युत प्रभाव केस सेकंड और केस थर्ड दोनों में प्रदर्शित होता है। ये हो गया टॉपिक कवर। उसके बाद में आते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं प्रकाश का तरंग सिद्धांत, इसको भी ऐसे समझते हैं। हम सबको पता है प्रकाश भी सदैव दो रूपों में पाया जाता है, कण रूप, तरंग रूप। कण रूप में प्रकाश के कण को कहते हैं फोटोन। तरंग रूप में प्रकाश की तरंगे होती है गामा तरंगे, एक्सरे तरंगे, यूवी तरंगे, दृश्य तरंगे, अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे। ये 7 ही प्रकार की तरंगे होती हैं। दृश्य तरंगों के अंदर ये 7 कलर की तरंगे आती है, जिसके बारे में अपन लिख चुके हैं। ये अलग अलग कलर की तरंगे होती हैं, विबग्योर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये सारी दृश्य के अंदर आती है। ये सभी कौन सी है? दृश्य के अंदर लिखा हुआ भी है, दृश्य प्रकाश के अंदर, जो द इंपोर्टेंट होता है चैप्टर लाइट में। अब अपन बात कर लेते हैं, ये तरंगे पढ़ ली अपन ने। अब आता है तरंग, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या कहता है? इसके अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में पाया जाता है जो सरल रेखीय पथ में गति करता है तथा यह पर इस पर लंबवत विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा स्वयं भी इन दोनों के लंबवत गति करता है तथा दोनों से अप्रभावित रहता है। यानी प्रकाश के अंदर दो क्षेत्र उत्पन्न करने की क्षमता होती है। पहला तो क्या? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक तल में होते हैं, तो विद्युत क्षेत्र अपने यहाँ पे एक्स वाई तल में, जबकि चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है ये वाई जेड तल में। तो दोनों तल आपस में क्रॉस ओवर कर लेंगे तो एक दूसरे से क्या रहेंगे? लंबवत। जैसे एक तल ये रहा और एक तल ये रहा, अब ये दोनों तल क्या है? एक दूसरे के लंबवत। ठीक इसी प्रकार होते हैं ये दोनों तल एक दूसरे के लंबवत, और ये तरंग इन दोनों तल को काटते हुए इनके लंबवत निकल जाती है, एक्स दिशा में तरंग संचरण की दिशा। यानी कि जो जो इनके कॉमन है उसी दिशा में तरंग निकल जाएगी। एक्स इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो तरंग एक्स दिशा में जाएगी। इसके अंदर स्टार पॉइंट जो ऊपर लिखी हुई है,
तरंग का वेग, तरंग के वेग की दिशा सदैव कैसी होती है? ई क्रॉस बी की दिशा में होता है। तथा अगर इसका परिमाण ध्यान में रखना हो तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र का परिणाम होता है सी इंटू चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम, जहाँ पे सी क्या है? सी है प्रकाश की चाल, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये अपन ने तरंग सिद्धांत पढ़ लिया। तरंग सिद्धांत जैसे अपन ने पढ़ा, अपन को चीजें समझने में आने लगी। तो अब अपन ने देखा कि तरंग सिद्धांत से तो भाई व्याख्या नहीं की जा सकती। तरंग सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफलता, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव अलग था, वो फोटोनों के बारे में बताता था, यहाँ पे ये तरंग के बारे में बता रहे हैं, जिससे अपन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो इसकी कमियां बढ़ते हैं तीनों पॉइंट। इस सिद्धांत के अनुसार आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ाने पर ऊर्जा बढ़ती है, यानी कि पूरी की पूरी विकिरण ऊर्जा पर डिपेंड करती है, जिससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़नी चाहिए। यानी परंतु प्रयोग से सिद्ध होता है कि गतिज ऊर्जा केवल और केवल आवर्ती पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। ये अपन ने पॉइंट क्लियर हुआ। ये तो कह रहा है अगर हम ऊर्जा बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी अधिक ऊर्जा लेगा, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया अपन ने। दूसरा पॉइंट कहता है इस सिद्धांत के अनुसार फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हर आवर्ती पर संभव होना चाहिए, परंतु प्रकाश की तीव्रता उच्च हो। ये भी फैक्ट है। ये कहेगा कि अपन ने ज्यादा उच्च आवर्ती का अधिक ऊर्जा का प्रकाश दे दिया तो अब इससे इलेक्ट्रॉन निकले ही निकले, लेकिन नहीं, प्रकाश से इलेक्ट्रॉन केवल और केवल एक फिक्स आवर्ती के प्रकाश डालने पर निकलते हैं, वरना उस धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो पाता है। परंतु प्रयोग से सिद्ध हुआ कि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। ये पॉइंट। उसके बाद में क्या है? तरंग सिद्धांत के अनुसार आपतित प्रकाश तरंगों की ऊर्जा सभी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अवशोषित की जाती है, और इस प्रक्रिया में कुछ समय लगता है, क्योंकि ऊर्जा को अवशोषण में नॉर्मल चीज है, पानी को बोलने में भी 5 मिनट 2 मिनट तो लगते हैं, मैगी के लिए 2 मिनट लग जाते हैं। तो इसी प्रकार इसमें समय लगने वाला कार्य है, किंतु वास्तव में ऊर्जा के अवशोषण तथा इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई समय नहीं लगता, 10⁻⁸ सेकंड के आसपास लगता है। अतः हम कह सकते हैं कि इन तीनों से, यानी ये पॉइंट भी गलत हो रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असमर्थ है, यानी तरंग सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा जा सकता। प्रकाश विद्युत प्रभाव केवल और केवल प्रकाश के कण रूप के कारण होता है। अब अगली हेडिंग एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चला रहे हैं, कोई भी चेंज नहीं है। आप बुक साथ में लेके इस वीडियो को देखते रहिए, सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी। अगली हेडिंग है आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण तथा विकिरण का ऊर्जा क्वांटम। तो अपन पहले इसमें रीड करेंगे विकिरण का ऊर्जा क्वांटम। तो विकिरण का ऊर्जा क्वांटम नियम क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के विकिरण से ऊर्जा का उत्सर्जन सतत न होकर विविक्त यानी अलग अलग इकाइयों के रूप में होता है। अर्थात जो ऊर्जा निकलती है, तरंग सिद्धांत अपन को कहता था कि प्रकाश कंटिन्यू ऊर्जा निकालता रहता है इस विकिरण के रूप में, लेकिन ये आइंस्टाइन ने क्या कह दिया कि ऊर्जा तो निकालता है लेकिन फिक्स बंडलों के रूप में, जैसे 5 जूल 10 जूल 15 जूल ऐसे निकालता रहता है, एक फिक्स पैटर्न के रूप में ऊर्जा निकालता रहता है। ठीक है। तो अब जो विकिरण की ऊर्जा के क्वांटा कहलाता है। इन अलग अलग इकाइयों के मान क्या कहलाते हैं? क्वांटा कहलाते हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू। हर क्वांटा की ऊर्जा क्या होती है? एच न्यू, जहां एच प्लांक नियतांक है, उसकी वैल्यू पहले बता दी गई है, तथा न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। ये हो गया विकिरण का क्वांटम, ऊर्जा क्वांटम। उसके बाद में आते हैं अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक इलेक्ट्रॉन विकिरण के एक क्वांटम एच न्यू से ऊर्जा को अवशोषित करता है, तथा यह क्वांटा की आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक होने पर तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और कार्यफलन जितनी ऊर्जा अवशोषण हो जाती है, तथा शेष ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल दी जाती है। अतः क्या निकल गया? फोटोन की ऊर्जा दो कार्य करती है, एक तो कार्यफलन प्लस उसकी गतिज ऊर्जा। ये फॉर्मूला निकल गया। अब इसको पीछे अच्छे से समझते हैं। तो ये अपन ने लिख लिया है कि जो अपने दी गई ऊर्जा है वो कार्यफलन और गतिज ऊर्जा दोनों के योग के बराबर है। तो अपन को केवल गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो ये डब्ल्यू उधर जाके माइनस, तो गतिज ऊर्जा इक्वल टू दी गई ऊर्जा माइनस उसका कार्यफलन घटा दिया। कार्यफलन का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट, तो लगाया, दोनों से एच कॉमन आया तो न्यू माइनस न्यू नॉट, ये आ गया। इस समीकरण या इस समीकरण को ही
इसे ही प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण कह सकते हैं अपन, जहाँ पे एच न्यू नॉट कार्यफलन है, एच न्यू दी गई फोटोन की ऊर्जा है, ई के क्या है, गतिज ऊर्जा है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्योंकि m तो हमेशा द्रव्यमान धनात्मक होता है, v कितना भी हो, माइनस का हो प्लस का, लेकिन v स्क्वायर हमेशा धनात्मक होगा, अतः हाफ एम वी स्क्वायर धनात्मक होगा, अतः गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होगी। अब गतिज ऊर्जा धनात्मक होने के कारण s तो धनात्मक है, यानी दी गई आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। ये नियम भी प्रूफ हो गया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर ही क्यों होता है, क्योंकि अपन को दी गई आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए ताकि अपनी गतिज ऊर्जा धनात्मक हो सके। अब इस समीकरण को इस प्रकार भी लिखा जाता है, यही प्रकाश विद्युत समीकरण है। अब अपन को एक रूप और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वो भी सिद्ध कर लेते हैं। एनसीईआरटी में गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान होता है ई वी नॉट के बराबर, ये अपन ने अभी पीछे देखा था, तथा डब्ल्यू को इसने फाइव नॉट से लिखा है, ये भी बता चुका हूं मैं। तो ई के इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट को मैंने लिख दिया फाइव नॉट और ई के को मैंने लिख दिया है ई वी नॉट। अब ई दोनों के डिवाइड में आ गया, तो एच अपॉन ई न्यू माइनस फाई अपॉन ई। अतः निरोधी विभव रैखिक रूप से आवर्ती पर निर्भर करता है। यह एक रेखा की समीकरण है, यह एक रेखा की समीकरण है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर ढाल m बराबर कितना आया, एच अपॉन ई। ये रही अपने पास में, ये रहा डायग्राम। इस लाइन का ढाल कितना है, स्लोप m होता है एच अपॉन ई। इस लाइन का भी स्लोप कितना है, एच अपॉन ई। और देख लीजिए आप, दोनों लाइन का स्लोप सेम है और इनके कांस्टेंट अलग अलग आएंगे। यहाँ पे क्या आएगा, फाइव वन नॉट अपॉन ई, तो इसका यहाँ कहीं पे आ जाएगा ये वाला, और ये माइनस के अंतःखंड होते हैं, और ये देख लीजिए ये माइनस के अंतःखंड आ रहे हैं नीचे की तरफ। तो ये इसका ग्राफ होता है रेखा की समीकरण। ये आपको क्लास 11th की मैथ में आराम से समझ में आया होगा। अब अगर आते हैं अपन नेक्स्ट हेडिंग पे, प्रकाश की कणीय प्रकृति, यानी प्रकाश के बारे में समझते हैं कि प्रकाश कण के रूप में भी होता है क्या। तो अभी जो अपन ने समझा उसे ही आइंस्टीन द्वारा दिए गए ऊर्जा विकिरण सिद्धांत में आए क्वांटा, क्वांटा को ही एक कण समझा जाने लगा। इसे बाद में सर्वसम्मति से फोटोन नाम दिया गया। इसको क्या नाम दे दिया, फोटोन। इसके लिए आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अब फोटोन के बारे में पढ़ते हैं। फोटोन के गुण, फोटोन कण ऊर्जा के पैकेट यानी बंडलों के रूप में होते हैं तथा प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा अन्य फोटोन के बराबर या भिन्न कुछ भी हो सकती है। फोटोन की ऊर्जा एच न्यू तथा संवेग एच न्यू अपॉन सी होते हैं। दोनों के फॉर्मूले अपन ने लिख लिए। उसके बाद में अपन और फोटोन के गुण पे आते हैं। फोटोन विद्युत उदासीन होते हैं। फोटोन क्या होते हैं, विद्युत उदासीन, अर्थात विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते। एक समान आवर्ती यानी न्यू तथा एक समान तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सभी फोटोनों की ऊर्जा E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा तथा संवेग P इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी या फिर एच अपॉन लैम्डा एक समान होते हैं। अलग अलग फोटोनों के लिए चाहे उनकी आवर्ती समान दे दी ना या तरंगदैर्घ्य समान दे दी, सबकी ऊर्जा समान होने वाली है। ये पॉइंट ये कहता है और ये स्टार पॉइंट भी है। फोटोन की ऊर्जा आवर्ती पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। ये ध्यान में रखना कि अतः तीव्रता बढ़ाने पर केवल फोटोनों की संख्या बढ़ती है, गतिज ऊर्जा नहीं। यानी अपन एक धातु सतह पर अगर तीव्रता बढ़ा दे तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि इस पर ज्यादा फोटोन जा रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, लेकिन ऊर्जा नहीं बढ़ा पाएंगे। टक्करों में फोटोनों की ऊर्जा और संवेग संरक्षित रहते हैं, किंतु संख्या नहीं। यानी कि कम फोटोन हो सकते हैं, ज्यादा फोटोन हो सकते हैं। 7 पॉइंट स्टार पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, रुके हुए फोटोन की ऊर्जा 0 होता है। ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, आप लिख सकते हो ताकि ध्यान में ज्यादा इफेक्ट पड़े। अगला है तरंग, द्रव्य की तरंग प्रकृति। अब अपन ने प्रकाश को तो कण के रूप में समझ लिया, ये क्या कर रहा है, ये कण को प्रकाश के रूप में, तरंग के रूप में समझाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले ये समीकरण दी थी आइंस्टाइन महाशय ने। जिस प्रकार प्रकाश दो रूपों में बदलता है, उसी प्रकार कण भी दो रूपों में बदलता है। अतः प्रत्येक पदार्थ को तरंग में बदला जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे आइंस्टाइन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण की सहायता से समझने में काफी मदद मिलती है। आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब अपन ये समीकरण आ गई। ऐसा परिवर्तन हम मूल कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा में बदलकर करते हैं। अतः
हम इन कणों को तरंगों में बदलते हैं तो इनकी तरंग दैर्ध्य डी ब्रोगली समीकरण द्वारा दी जाती है, जो इस प्रकार है। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, जहाँ पे पी क्या है, संवेग। तो संवेग का फॉर्मूला होता है एम वी, तो लैम्डा का मान एच अपॉन एम वी भी आ गया। इन कणों की तरंग में बदलने के लिए अत्यधिक गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ई के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया। अब अपन गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध निकाल रहे हैं। गतिज ऊर्जा का संवेग में संबंध ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है, एम से गुणा एम से भाग किया, टू और एम इधर डिवाइड में, इधर आके गुणा में, तो टू एम के ई के हो गया। और यहाँ पे एम इंटू एम, एम स्क्वायर, वी स्क्वायर पहले से था, तो ये आ गया टू एम ई के इक्वल टू एम 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 वी क्या होता है, पी होता है, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, तो टू एम ई के इक्वल टू पी स्क्वायर। अतः वर्गमूल लेने पे दोनों तरफ अंडर रूट लिया, तो इधर तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो पी पूरा पूरा आ गया रूट में टू एम ई के। ये दोनों में संबंध है, स्टार पॉइंट। आगे इस संबंध को और एक्सप्लेन किया गया है। अपन को पता है अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान होता है ई वी नॉट। अतः P इक्वल टू रूट में टू एम ई वी नॉट, ये आ गया। उसके बाद में ये संबंध है पूरा का पूरा गतिज ऊर्जा और संवेग में, स्टार हेडिंग है। उसके बाद में आता है तरंग दैर्ध्य की गणना। तरंग दैर्ध्य की गणना आपको बिल्कुल भी माथा नहीं दुखाना है, ये सब कैलकुलेशन वगैरह मैंने कर रखी है। केवल और केवल एक स्टेप ध्यान रखो, क्या होता है, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। उससे लेमडा का मान कितना आ गया, एच अपॉन पी की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है, पी की वैल्यू अपन ने ऊपर क्या निकाल रखी है, टू एम ई वी नॉट। तो अपन ने यहाँ पे टू एम ई वी नॉट लगाया। अब इन सारों की वैल्यू कब फिक्स होती है, जैसे एच की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 के पावर माइनस 34, टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, तो विभव बच गया। इन सबको सॉल्व करने पे आता है 1.227 नैनोमीटर अपॉन अंडर रूट में वी। प्रोटॉन के लिए यही वैल्यू आती है 2.86 अपॉन में अंडर रूट वी नैनोमीटर। अब इसी के साथ एक पॉइंट और निकल के आता है, ये अपने एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने फॉर्मूला लिखा है ताकि आपको जेई और नीट में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हेल्प मिल सके। प्रोटॉन के लिए द इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं वहाँ पे। अब आता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक क्षण पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग को एक साथ पता नहीं किया जा सकता, इसमें अनिश्चितता पाई जाती है, इसे ही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। तथा इस अनिश्चितता के लिए हमें एक सूत्र प्राप्त होता है, जो सूत्र है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी लगभग लगभग एच, जहाँ एच प्लांक स्थिरांक है और डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता, यानी अपन को स्थिति के बारे में कितना ज्ञान नहीं है, और डेल्टा पी संवेग में अनिश्चितता, यानी संवेग में कितने अपन को ज्ञान नहीं है, वो सब आता है। ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत हुआ, ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट, छोटी सी हेडिंग है, ये हो गई। उसके बाद में क्या हुआ, ये प्रयोग डी ब्रोगली ने दे तो दिया, लेकिन वो इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। तो फिर अपन इसको एक्सप्लेन किसने किया, प्रूफ करके इसको एक्सप्लेन किया डेविसन और जर्मन ने। तो आपको पीडीएफ में ढंग से मिलेंगे, नोट्स वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा अच्छे से। तो डेविसन और जर्मन ने ये प्रयोग किया, ये एनसीईआरटी में प्रयोग है। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गन ली और निकल पे गिराया, सीधे सीधे बना के। ये इसको पुंज बनाने का कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गिरी और ये संग्राहक, चल संग्राहक पर प्राप्त हुई, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप प्राप्त हुआ। विवर्तन, इलेक्ट्रॉन पुंज, निर्वातित प्रंश, ये तो डायग्राम है। तो ये डायग्राम अपन ने भी बना रखा है, ये सीधा डेविसन और जर्मन का प्रयोग है। अपन इसको रीड करते हैं अच्छे से। डेविसन और जर्मन का प्रयोग सिद्ध करता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे कण भी क्या है, तरंग रूप में पाए जाते हैं। तो ये अपने पास में अच्छे से प्रयोग समझाया हुआ है। अपन बैटरी के थ्रू से यह इलेक्ट्रॉन गिरवा रहे हैं और बैटरी की वजह से इसको क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे एक संग्राहक पे प्राप्त कर रहे हैं, धात्विक संग्राहक पे, जिससे गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, और ये निकल निकल का है, निकल का ग्लास बना हुआ है। तो यहाँ से अपन को बैटरी में गैल्वेनोमीटर में विक्षेप प्राप्त होगा, और उससे अपन इसको एक्सपेरिमेंट को प्रूफ कर लेंगे। डी ब्रोगली व्याख्या के बाद यह सिद्ध हो गया कि कुछ द्रव्य कण तरंग प्रकृति दिखाते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए डेविसन और जर्मन ने प्रयोग किया। प्रयोग में उपकरण के तीन भाग दिए गए, क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन गन, निकल क्रिस्टल, संसूचक कक्ष। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन गन के बारे में। यह टंगस्टन का फिलामेंट इलेक्ट्रॉन गन में इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए उपयोग लिया जाता है। ये क्या है,
टंगस्टन का फिलामेंट, ये ध्यान में रखना। अब तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इन इलेक्ट्रॉनों को एक पुंज में बदलने के लिए दो समांतर डायफ्राम S1 तथा S2 उच्च विभव में जुड़े रहते हैं। ये दो समांतर डायफ्राम S1 तथा S2 इनको सीधी रेखा में करने के लिए उच्च विभव हाई वोल्टेज बैटरी द्वारा जोड़े गए हैं। इनके विभव की नियंत्रणता करने के लिए पुंज को त्वरित कर सकते हैं, यानी अपन इस बैटरी को चेंज कर सकते हैं। अब अपन आगे देखते हैं इसी को। निकल क्रिस्टल, निकल क्रिस्टल ये रहा अपने पास में। अब डायग्राम यहाँ से देख लेते हैं। ये रहा निकल क्रिस्टल, पूरा सेम ही है। त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज निकल क्रिस्टल पर आपतित होते हैं तो यह भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न कोण से विचलित हो जाता है, यानी इसे टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। निकल क्रिस्टल को अक्ष के अनुदिश विभिन्न कोण पर घुमाया जा सकता है। ये जो निकल क्रिस्टल है इसको ऐसे पकड़ के ऐसे 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 किसी भी एंगल पर घुमाया जा सकता है, जैसे अभी थीटा एंगल पर घुमाया गया है, ताकि इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिशा में भेजे जा सके। अनुदिश घुमाया जा सकता है। इस प्रयोग में निकल क्रिस्टल को इसलिए उपयोग में लिया जाता है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य लगभग इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। अभी आप प्रश्न पूछ ही लेते हैं कि निकल को ही क्यों काम में लेते हैं, तो इसको इसलिए काम में लेता है। उसके बाद में आता है संसूचक कक्ष। संसूचक कक्ष ये आ गया अपने पास में यहाँ पे। संसूचक कक्ष, संसूचक कक्ष एक आयनन कक्ष जिसमें CO2 या SO2 गैस भरी होती है, एक वृत्ताकार पैमाने पर रखा होता है। ये रहा अपना वृत्ताकार पैमाना और इसके अंदर ये संसूचक कक्ष है। वृत्ताकार पैमाने पर संसूचक कक्ष रखा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन पुंज आयनन कक्ष में प्रवेश करते हैं तो इनमें उपस्थित गैसों का आयनन होता है और उत्पन्न आयन धारा की तीव्रता के समानुपाती होता है, जो गैल्वेनोमीटर द्वारा माप लिया जाता है। जो गैल्वेनोमीटर लगा है वो धारा को माप लेता है। डेविसर और जर्मन ने यह प्रयोग विभिन्न विभव नियत रखकर धारा एवं कोण के मान संग्रह कर लिए तथा इसके लिए निम्न ग्राफ प्राप्त हुए, यानी कि अलग अलग विभव पर अलग अलग 40 विभव पर कोण का मान अलग, धारा का मान अलग, 48 विभव पर अलग, उस पे अलग, 54 पे आई और एंगल के मान प्राप्त किए, 60। तो इस एक्सपेरिमेंट से अपन को क्या क्या रिजल्ट प्राप्त हुए, परिणाम। ग्राफ से यह सिद्ध हो गया कि अधिकतम तीव्रता 54 वोल्ट तथा 50 डिग्री कोण पर प्राप्त होती है। ब्रैग समीकरण द्वारा तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए ये तरंगों के रूप में होते हैं। तरंग वाला चैप्टर कटा हुआ तो अभी केवल अपन लिख लेते हैं। एन लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा। यहाँ पर अपने एन बराबर 1 है तो डी इक्वल टू 2.15 एंगस्ट्रॉम है, तो लैम्डा इक्वल टू डी थीटा हो गया, अपने पास में एन हट गया। लैम्डा इक्वल टू डी की वैल्यू 2.15 एंगस्ट्रॉम है। 2.15 साइन 50 डिग्री कोण पर प्राप्त है, साइन 50। इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आती है 1.17 एंगस्ट्रॉम, या फिर नैनोमीटर में लिखे तो 0.167 नैनोमीटर, क्योंकि एनसीईआरटी में नैनोमीटर में लिखा हुआ है। और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के अनुसार इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य अपन को पता है क्या होती है, H/P 1.227 अपॉन अंडर रूट में V नैनोमीटर। और विभव का मान अपन को 54 वोल्ट है क्वेश्चन में, तो 54 वोल्ट रखने पे इसको सॉल्व करने पे इसकी भी वैल्यू कितनी आती है, 0.167 नैनोमीटर। क्योंकि दोनों तरंग दैर्ध्य समान है अतः हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को यह दर्शाता है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम क्लास 12 के वन शॉट वीडियो की सीरीज चला रहे हैं। अगर आपका प्यार मिलता है हम क्लास 11 के ऐसे वन शॉट वीडियो हैंड रिटन नोट्स के साथ लाएंगे। हिंदी नोट्स की वीडियो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद हम इंग्लिश लेक्चर की भी लाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। थैंक यू।